नमस्कार, जस हिंदी के खास कार्यक्रम बिगुल 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह। 2019 का बिगुल बज चुका है, लोकसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है, रणनीतियां लगभग फाइनल हो गई है, गठबंधन भी लगभग फाइनल हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो तमाम सियासी गलियारों में तैर रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? सवाल ये है कि क्या अब की बार राहुल गांधी बाजी मार जाएंगे या कोई और है जिसके सिर पर सेहरा बंधेगा, ताज होगा? सवाल यहां पर यह भी है कि गठबंधन की जो राजनीति हो रही है वो कौन कामयाबी के साथ कर रहा है, मतलब किसका गठबंधन मजबूती का गठबंधन है और किसका गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है। और एक तरीके से एक और नाम दिया जा सकता है, जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई महागठबंधन भी है जिसे महामिलावट कहा जा रहा है। सवाल यहां पर यह भी है कि मुद्दे कौन से होंगे, कौन सा मुद्दा सत्ता पक्ष के ऊपर भारी पड़ेगा और कौन सा मुद्दा उन्हें हराने की जो फिराक में तमाम दल हैं, सत्ता पक्ष को घेरने की फिराक में जो तमाम दल हैं रणनीति बना रहे हैं, उसके ऊपर भारी होगा। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर 2019 की जंग को कौन जीतेगा? जी हाँ, बड़ा सवाल कि आखिर 2019 की इस जंग को कौन जीतने वाला है। और तमाम बेहद ही खास मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एपी सनवारिया हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है एपी सनवारिया जी। संजय राय हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संजय जी स्वागत है। और केवल ढींगरा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। ढींगरा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला और सीधा सवाल डॉक्टर एपी सनवारिया जी आपसे ही है। जी महेंद्र जी, कौन जीतेगा सर? जीत पाएंगे, आसानी से जीत पाएंगे जैसा आप दावा करते हैं या जैसी मजबूती दिखाते हैं, लेकिन रणनीति के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे भी संकेत देते हैं आप लोग कि अभी इतना स्पष्ट आप लोगों के नजरिए में भी नहीं है, क्योंकि गठबंधन तमाम दलों के साथ आप कर रहे हैं। आप लोगों का गठबंधन शायद देश का सबसे बड़ा गठबंधन है, एनडीए, और तमाम जो विरोधी पार्टियों के नेता हैं एक के बाद एक अपनी पार्टी में आप शामिल करवा रहे हैं। अगर इतना ही स्पष्ट है, इतने ही आप कॉन्फिडेंट हैं, तो ये सब क्यों करना पड़ रहा है? महेंद्र जी, इससे पहले कि मैं आपका ये जवाब दूं कि कौन जीतेगा, मैं ये कह देना चाह रहा हूं कि ये जो डेमोक्रेसी का महा उत्सव अब की बार 17वीं पार्लियामेंट के लिए हो रहा है, इसकी एक्साइटमेंट जनता में देखिए आप। और देखिए अभी होली आने वाली है, लेकिन लोग अभी एक्साइटमेंट में हैं इस जो महोत्सव हो रहा है। 90 करोड़ जो मतदाताओं ने मन बना लिया है अब की बार कि इस डेमोक्रेसी को किस तरह से महफूज रखा जाए उन मिलावट वाले लोगों से, गठबंधन वाले लोगों से। और बता देना चाह रहा हूं 90 करोड़ ने सोच लिया, मतलब 100% वोट अब की बात मतलब एनडीए को मिलने वाला। मैं आ रहा हूं उसमें। और देखिए इस वक्त जो 1.5 करोड़ पहली बार मतदाता हैं, उन्होंने बिल्कुल अपना मन बना लिया है कि किसको लेके आना है, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र सुरक्षा, उनके लिए राष्ट्र की एकता, उनके लिए राष्ट्र का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो ये मैं मान के चलिए कि अभी तो रिजल्ट तो आएंगे समय के साथ में, लेकिन जो वोटर्स हैं, जो अपने आप को सब कोई चौकीदार समझ रहा है, इस देश का पूरा रखवाला है, उन्होंने मन बना लिया है। और नरेंद्र भाई मोदी 3 मुद्दे, चाय, चौकीदार और चौका, 3 बार वो सीएम रहे वहां पे, चौथी बार यहां रहे। ये तीनों मुद्दे, चाय, चौकीदार, चौका और राष्ट्रीय अस्मिता को सुरक्षा करने के वजह से पंजे को पछाड़ देंगे और फिर से नरेंद्र भाई मोदी सेकंड टाइम में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जनता ढींगरा साहब, मतलब एक तरीके से देखा जाए आप लोग हार तो रहे ही हैं, मतलब 90 के 90 करोड़ मतदाताओं ने ये भी सोच लिया है कि नरेंद्र मोदी को जिताना है, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है, डेवलपमेंट का सवाल है, देश की एकता का सवाल है। मतलब तमाम मुद्दों के ऊपर बीजेपी आप लोगों के ऊपर भारी पड़ रही है। देखिए महेंद्र जी, एक तो सीधी बात है, आप तो मत हराओ, क्योंकि ये पब्लिक हराती है, पब्लिक जिताती है। और मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं
पब्लिक इस बार इनको जवाब देगी। और जो ये कहते हैं ना 90 करोड़ लोगों ने मन बना लिया है, तो 90 करोड़ लोगों ने ही मन बना लिया है। जिस तरह से मेक इन इंडिया फेल हुआ, डिजिटल इंडिया फेल हुआ, स्मार्ट सिटी फेल हुई, वुमेन सेफ्टी गई, स्टार्टअप इंडिया फेल हुआ, स्किल इंडिया फेल हुआ, ब्लैक मनी का अंबार लगा, 15 लाख रुपए किसी को नहीं मिले। ब्लैक मनी कहां गई, वो कौन लोग लूट के ले गए? 10 करोड़ जॉब देनी थी, वो कहां गई? जीडीपी क्यों डाउन हुई? बुलेट ट्रेन कहां गई? ये सारी चीजें उसी के अंदर आएंगी। जिस तरह से धारा 370 कहां गई, वायदे कहां गए? उसके बाद जहां इन्होंने फसल बीमा योजना के नाम से किसानों को लूटा, जिस तरह से बैंकिंग के घोटाले हुए, 3-3, 4-4 लाख करोड़ के जो अमाउंट के जो वो खत्म कर दिए बैंकों के। और जिस तरह से आप ये देखिए, लोकायुक्त लोकपाल की दुहाइयां देने वाले अन्ना और इनके साथी लोग, आज लोकपाल कहीं लगा नहीं। इन्होंने कितने इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया, सीबीआई, आरबीआई, कैग, आरटीआई, जहां जहां जिन्होंने इंस्टीट्यूशन देखे, जुडिशरी, सभी के ऊपर घात किया और ऐसे ऐसे काम किए 5 साल के अंदर। जो कहा था अच्छे दिन, वो अच्छे दिन किसी के नहीं आए और इस तरह से इंस्टीट्यूशनों को फेल किया और सारे वायदों से मुकरी। और ये सरकार जो है इस तरीके से आने के बाद अपने आप को कहती है मोदी है तो मुमकिन है। अरे कुछ नहीं मुमकिन। ऐसे लोगों की कहां जरूरत है जहां सारे देश में 5 साल के अंदर चौकीदार ना सीटी बजा पाया, ना टोपी हिला पाया, ना डंडा हिला पाया। चौकीदार किस बात का है? जो हमारा घर ही लूट के ले गया। इस तरह की चौकीदारी हमें नहीं चाहिए, लोगों को नहीं चाहिए चौकीदारी। लोगों को चाहिए था जो 2014 से पहले वायदे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, वो चाहिए थे। अच्छे दिन आए नहीं। एपी सनवारिया जी, मतलब एक सांस में ढींगरा साहब ने इतने मुद्दे गिनवा दिए हैं, मतलब फिर भी आप लोग कैसे दावा कर सकते हैं महेंद्र जी, जो मतलब एक राष्ट्रवाद का एक जिस तरीके का एक मुहिम चला रखी है उसी के ऊपर सवार होना है, या फिर ये जो तमाम मसले हैं इनका भी कहीं ना कहीं कोई जवाब है देने की कोशिश है? महेंद्र जी, जैसे अभी मेरे छोटे भाई प्रवक्ता कांग्रेस ने बोला, आप तो मत हराइए। मैं ये यकीन दिला रहा हूँ, पत्रकार किसी को हराते नहीं है, वोटर जी कोई बात हराते नहीं, हैं। तो आपकी बात को ही उन तक मैं आ रहा हूँ, मैं ढींगरा साहब की तकलीफ समझ पाता हूँ। मैं पूछना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी कौन हैं? अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताऊं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। कल की रिपोर्ट देख लीजिए, उन्होंने स्टेज से भाषण देते वक्त क्या कहा है? भाइयों और बहनों, दोस्तों, अब की बार तुम लोगों ने अगर मोदी को वोट दे दिया, आने वाले समय में कोई इलेक्शन ही नहीं होगा। ये क्या दिखाता है कि आप अपने को बचाने। और आगे चलिए, तेजस्वी यादव आरजेडी का जो है वो आपका साथी है। किसने कहा था सर? ये अशोक गहलोत जी ने। अच्छा, अशोक गहलोत जी ने टीवी पे चल रहा है। संजय जी, और किसने कहा था? ये साक्षी महाराज ने सबसे पहले कहा था, उसके बयान को इन्होंने कोट किया था। नहीं, हम हमने कोट किया था। हमने कोट किया था। नहीं, वो गहलोत जी ने कोट करके बताया था। पहले हमने कहा, मान रहा हूँ, हम तो कह सकते हैं। साक्षी महाराज ने कहा, आज वो अपने बयान से पलटे भी हैं। आप लोग तो सर आतंकवादियों को जी भी कह सकते हो, श्रीमान भी कह सकते हो, दूसरा कहे तो दिक्कत है। आप लोग तो ये कह सकते हो कि 2024 में इलेक्शन नहीं होने, दूसरा कहे तो दिक्कत है। नहीं, देखिए, आप लोग तो ये भी कह सकते हो कि 2050 तक बीजेपी को कोई हटाने वाला नहीं है। महेंद्र जी, दूसरा कहे तो दिक्कत नहीं। महेंद्र जी, दिक्कत नहीं हुई है। हम तो जीत रहे हैं तो कहेंगे कि हम 24 भी जीतेंगे। इसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ढींगरा साहब जो बोल रहे थे, इनके मुख्यमंत्री की फरसत देखिए कि कुछ भी हो जाए, मुद्दों की बात नहीं की, राष्ट्रवाद की बात नहीं की इन्होंने, तो सिर्फ बात आपने पता है क्या होता है, ये बड़ी दिक्कत होती है। ये मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ, ये लोगों को भी बताना चाहता हूँ। क्या होता है कि 10-20 सेकंड के बयान चलाते हैं मीडिया वाले, 10-20 सेकंड के बयान चलाते हैं और तमाम नेताओं के ऊपर, तमाम राजनीति के ऊपर हम लोग ये आरोप लगाते हैं और जनता भी लगाने लग जाती है कि मुद्दों की तो बात आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। जबकि ये होता है कि कोई भी नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी हो, अशोक गहलोत की बात है, तमाम मुख्यमंत्रियों की बात हो, कोई भी
नेता आधे आधे पौने पौने एक एक घंटे का भाषण देता है, उसमें वो तमाम चीजों की बात करता है, मुद्दों को भी गिनवाता है, एक एक मुद्दे का जिनका हम जिक्र करते हैं या हम चाहते हैं कि उनका जिक्र होना चाहिए, तमाम मुद्दों की बात नेता करते हैं। लेकिन मीडिया आप लोगों को 10-10 20-20 सेकंड के बयान काट के सुनवाती है, तो ये लगता है कि कोई नेता आया तो वो बोला ही बस इतना था, उसके अलावा कुछ और बोला ही नहीं। तो ये भ्रम में आप लोग भी मत रहिएगा सर, और ये जनता को भी नहीं रहना चाहिए। आपके पास ही लौट रहा हूं, छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर तमाम दर्शकों का स्वागत है, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एपी सनवारिया जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार चर्चा में शामिल कर लेते हैं संजय जी को। संजय जी, थोड़ा सा आज हल्कापन सा मुझे महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं चुनाव के दौरान जिनकी चर्चा होनी चाहिए, हम उन सवालों के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो एक नैरेटिव सेट हो गया था, पाकिस्तान की बात कीजिए, आप कश्मीर की बात कीजिए, या फिर हिंदू मुसलमान की बात कीजिए, राष्ट्रवाद की बात कीजिए, दरअसल असली राष्ट्रवाद यही होता है। लोगों के जहन में ऐसे बसा दिया गया है राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यही है कि आप लोगों के पास रोजगार है या नहीं है, ये राष्ट्रवाद का ही सवाल है। आप लोगों के पास अच्छी सड़कें हैं या नहीं है, ये राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ ही सवाल है। आप लोगों के पास स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की व्यवस्था है या नहीं है, तमाम जो सुविधाएं, जरूरी सुविधाएं हैं वो आप लोगों के पास हैं या नहीं है, ये राष्ट्रवाद ही है। राष्ट्रवाद कोई अलग से कोई इमारत नहीं है कि जिसको मतलब हमने कहीं सुरक्षित ऐसे रख रखा है और उसके ऊपर हमने बात ही नहीं करनी है, यही राष्ट्रवाद है। आप लोग खुश हैं या नहीं हैं? तो इन मुद्दों के ऊपर जब हम लोग आ जाएंगे संजय जी, मेरा सवाल ये था, तो फिर कौन किसके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आता है? देखिए, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है और अन्य चीज़ें हैं, उन सब के आगे दुनिया की जो बातें हैं, दुनिया की जो समस्याएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उसको लोग भुला देते हैं। कहीं पर जातिवाद चल जाता है, कहीं धर्मवाद पे प्रत्याशी घोषित कर दिए जाते हैं। अभी उन सब चीज़ों को उलझने के लिए लोगों को छोड़ दिया जाता है। मेन मुद्दे होते बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कें, बिजली। चलिए, हरियाणा को हम मानते हैं कि वहाँ बिजली ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की दशा बिगड़ी हुई है। राजस्थान में भी बिजली की दशा हुई उतनी बेहतर नहीं है, वहाँ भी बिगड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ का बुरा हाल है, झारखंड का बुरा हाल है, बिहार के अंदर चलिए वहाँ बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, हर चीज़ की असुविधा है। और नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहाँ भी बहुत समस्याएं हैं। बंगाल में बहुत बुरा हाल है, उड़ीसा के अंदर बहुत बुरा हाल है, और तमिलनाडु की तरफ जाए, हमारे तो सब जगह हम लोग जब घूमते हैं कि जब हम घूमते हैं तो उसमें दिख करके हमें पता चलता है कि ये चीज़ समस्याएं हैं। महाराष्ट्र के अंदर कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया हमने, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर केवल नेशनल हाईवेज ठीक कर देंगे, इंटीरियर में वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसानों की मौत हुई, क्यों हुई? मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की मौत हुई, क्यों हुई? अब मध्य प्रदेश में सरकार बदली है, देखें क्या कर सकती है, कितना बदलाव आएगा। कर्नाटका के अंदर भी समस्याएं हैं, हर प्रदेश की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को भुला करके केवल हम अगर कहीं बॉर्डर पे कहीं हमने अटैक कर दिया या कहीं हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो उन सब चीजों चाह रहे हैं। हाँ, अब जैसे इन मुद्दों के ऊपर जब चर्चा हो रही है और आप तमाम समस्याएं गिनवा रहे हैं, और लगभग पूरे देश में हैं अपनी अपनी समस्याएं हैं, और कई जगहों पे तो बहुत ही आधारभूत समस्याएं हैं। अपनी आजादी के अगर 70 साल से ज्यादा हमने बिता दी है, उसके बाद हम इन मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में रिपोर्ट कार्ड है कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। तो फिर ऐसे में इन मुद्दों को देखते हुए आज के सिनेरियो में कौन किस पे भारी पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? आंकलन क्या है? उन्हीं सब चीजों को लेकर के क्षेत्रीय दल आए। क्षेत्रीय दल भी जनता के अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। अब क्यों कि सेंटर में किसी और की सरकार है और राज्य में अगर कोई दूसरी सरकार बन गई किसी क्षेत्रीय दल की, तो वे सेंटर के पास केवल चिट्ठियां ले लेकर के दौड़ते रहे। कांग्रेस ने तब उनके काम नहीं किया, आज भारतीय जनता पार्टी तो उनके काम नहीं हुए। उनमें ही एक अलग राज्य बना तेलंगाना दोबारा से चुन के आया और वहाँ पे कार्य हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश वहीं पिछड़ा हुआ है। बहुत सी चीज़ें हैं, कई राज्यों ने प्रोग्रेस करी है, कई नहीं करी है। अभी उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में आज विकास केवल कहने को कागजों में है। क्षेत्रीय स्तर पे जाएं, वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे जाएं, वहाँ अलग समस्या है। हिमाचल के अंदर अलग समस्या है, क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, हर समस्या हर दिन तैयार हो जाती है। उन सब चीज़ों को लेकर के उन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए। उन समस्याओं को छोड़ करके बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। पूरे 5 साल में हम बेरोजगारों की सूची को रोकने का काम किया है। हमारे पास ना सेवा आयोजन कार्यालय पहले हुआ करते थे कि जहाँ पर लोग जा करके अपने को बेरोजगार घोषित करते थे, वो सर्टिफिकेट लिखते थे, वो सब बंद कर दिया गया। आरटीआई आज कोई ले नहीं सकता। इन्होंने कई सारी चीज़ें हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने बताई हैं। उन सब चीज़ों पर भी सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है। हम लोग, सरकार ये सोचती है कि हम आयुष्मान योजना ले आए। आयुष्मान योजना क्या है?
एक तरह की बीमा है, या आप जब जाएंगे तो उनसे पेमेंट लेंगे या काम करेंगे। पहले सरकारी अस्पतालों में 5 रुपए की पर्ची कटती थी, 2 रुपए की पर्ची कटती थी या 1 रुपए की पर्ची कटती थी, उनको बराबर दवाइयाँ फ्री मिलती ही थी, सब था। कुछ और मिलती थी। बात तो ये समस्या तो ये है हाँ, ना, आज प्राइवेटाइजेशन अस्पतालों में हुआ ना, डॉक्टर कहाँ प्राइवेटाइजेशन है? हुआ। डॉक्टर कहाँ है? ठीक, नहीं, आपने तब सरकारी तब तब सुविधाएं डॉक्टर तो- नहीं थे, तब भी लोगों को इलाज मिल रहा था, तब भी हम लोगों के पास क्या हैजा थी, पोलियो थी, तमाम बीमारियों पे हमने निजात नहीं पाई हो, तो बताइए। उन सब में भी तभी हमने काम किया और कार्य करके काम आगे बढ़े हैं। तब हमारे पास संसाधन नहीं थे, सनवारिया तभी साहब, हम लोग जीते। सनवारिया साहब, अभी देखिए- प्लीज एक बार तो उनका जो सवाल था ढींगरा साहब का, वो अभी तक भी बाकी है। क्या अर्थव्यवस्था के मामले में हम लोग आगे बढ़े हैं या पीछे आए हैं? और आगे बढ़े हैं तो जो उम्मीद आप लोगों से थी, क्या उसी गति से हम लोग आगे बढ़े हैं? बेरोजगारी क्या दूर हो पाई है? और हमारे जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो देख लीजिए कहाँ पहुँच गए हैं। महिला सुरक्षा का मसला हो या फिर हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो तमाम अपनी एक रणनीति होती थी, कूटनीति होती थी, उसमें हम लोग 4 कदम आगे बढ़े हैं या फिर हमारे पास जो पहले से मौजूद था वो भी हमने गंवा दिया है? ये तमाम मसले हैं सर, क्या इनका जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल। इससे पहले महेंद्र जी, मैं मेरे कांग्रेसी बुलारे के बात पे आऊं। आप जनता को बता रहे थे कि लीडर का 1 घंटे का प्रोग्राम होता है और उसमें पत्रकार लोग ही कुछ ऐसा चला देते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी जो आरजेडी के लीडर हैं और कांग्रेस के बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं, आज ही दिल्ली में उन्होंने स्पेसिफिकली यही बात की और कांग्रेस को कहा कि घमंड छोड़ दो, ये आखिरी मौका है, 11 सीट पे मत अड़ो, हमें भी कुछ दे दो। तो ये आउट ऑफ द रेफरेंस नहीं है। मैं ये जवाब देना चाह रहा था कि क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन आ गई है। इनका मुद्दा सिर्फ अपने आप को बचाना है मोदी से, किसी इनको कोई मुद्दों से ताल्लुक नहीं है। अब मेरे साथी राय साहब बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने बहुत दुनिया घूमी है, जगह जगह ग्राउंड वर्क इनका। तो उसमें आपने ही कहा कि मतलब कांग्रेस घमंड छोड़ दे, लेकिन बीजेपी ने छोड़ा है घमंड। बीजेपी ने तो जीती हुई सीटें भी अपने सहयोगी दलों को दे दी है। नहीं, बीजेपी तो सभी कांग्रेसियों को और अन्य दलों को अपने यहाँ शामिल कर रहे हैं। हम तो अकोमोडेट, देखिए जब अगर आइडियोलॉजी होती है तो अकोमोडेट करते हैं। जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको भी भाजपा ने अपनी गंगा में नहलवा के उनको पवित्र कर दिया। चलो तो गंगा में तो पवित्र हो जाएगा काम जिसकी विचारधारा से, और उन सब चीजों पे किया है वहां पर भी तो आना चाहिए। क्यों कहा कि बिजली पे इन्होंने कहा और ग्राउंड रियलिटी है, बट राय साहब को मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि जहां अभी तक 70 साल तक लोगों के घरों में एक भी लट्टू नहीं जला था, पहली बार हमारे सरकार मोदी जी के नेतृत्व में घर घर बिजली पहुंची है। इन्होंने आपका नंबर आएगा तो बता दी, आपका नंबर आने वाला है। अब आयुष्मान के शायद राय साहब उसको समझ नहीं पाए, आयुष्मान को या कुछ पता नहीं, मैं बता देना चाह रहा हूं बिकॉज मैं इस कमेटी का एक छोटा सा मेंबर हूं। देखिए अभी ट्रीटमेंट कॉस्टलियर होता जा रहा है। फ्री वाली बात तो सरकारी अस्पतालों की बात करिए, वहां दयनीय स्थिति है। ये आप कह रहे डॉक्टर भी नहीं है। अब देखिए कोई भी टर्सरी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में आप बाईपास नहीं कर सकते कैंसर का इलाज, तो एक को गरीब आदमी क्या आप और हम भी सोचेंगे पहले टर्सरी हॉस्पिटल में जाने के लिए हिम्मत नहीं होती थी। तो पहली बार ये 60 करोड़ लोगों, द 10.76 फैमिलीज को ये आयुष्मान भारत दिया। और मैं बता देना चाह रहा हूं कि अभी तक, ये सितंबर में शुरू हुआ, अक्टूबर में चालू होते होते अभी तक 700 करोड़ रुपए का खर्चा इसके ऊपर। आप दे दीजिए जवाब साहब, सारा दे देना, आपको नहीं मिला तो वो 700 करोड़ का खर्चा इस पे हो चुका है और लोगों को बेस्ट ट्रीटमेंट वो मिल रहा है। ये मेरे हमारी सरकार के द्वारा ही ये पॉलिसी ने किया हुआ है और उसको कुछ भी नहीं देना पड़ता वहां पे। अच्छा सर, मतलब हम लोग मान के चले क्या मेडिक्लेम पॉलिसी जो लेता था उसी का बदला हुआ रूप है ना ये। नहीं, पर उसका बदला पैसा देना पड़ता था साहब, इसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। ढींगरा साहब, मैं ये इनसे पूछना चाह रहा हूं, इन्होंने कितने हॉस्पिटल नए बनाए, कैशलेस स्कीम तो ये बताना चाहिए ना। ये स्कीमों के नाम चेंज करे तो नाम चेंज तो कोई भी कर सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूं इन्होंने कितने हॉस्पिटल नए बनाए, कितने डॉक्टर की नई भर्ती करी, वो बताना चाहिए इनको। जहां तक किसान की बात है, किसान को स्वामीनाथन रिपोर्ट चाहिए थी, C2 फॉर्मूला नहीं दिया।
इनको बताना चाहिए कि आज कब जो चाहिए, रोजगार है, कब चाहिए वो थी रोजगार ढींगरा 10 साहब? किसानों करोड़ का वादा किया था। किसानों को कब चाहिए थी ये चीज जो आप कब देखिए चाहिए थी? देखिए मैं बताता हूँ ना, आप सुनिए 2016 में ना, चाहिए। हमने नहीं दिया, हमारी सरकार चली गई, हमने नहीं दिया ना, आप यही कहना चाहते हैं महेंद्र जी, जी, जी। हमारी सरकार चली गई। अब लोग इनको क्यों चुना, और इन्होंने अपना जो संकल्प पत्र बनाया था उसके अंदर ये क्यों लिखा था कि हम आते ही स्वामीनाथन की C2 फॉर्मूला दे देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर, क्यों लिखा था इन्होंने? संकल्प पत्र क्यों बनाया था? घोषणा पत्र को आप एक साइड पे क्यों रख देते हैं? आप उसको पढ़ के क्यों नहीं देखते बीजेपी के लोग कि वो घोषणा पत्र इनका अपना लिखा हुआ है, उसके ऊपर बिल्कुल फूल बना हुआ है, वो जो फूल है उसकी कोई वैल्यू, उसके लिए वोट मांग रहे हैं फूल के लिए कि इसके ऊपर स्टैंप लगाएं। वो क्यों दे कोई वोट जब आपने ये बात कही कि हम ये लागू करेंगे और नहीं किया? दूसरी घोषणा बात, पत्र पे फूल नहीं सर, फूल बना हुआ है पूरा फूल देश, इसीलिए बना हुआ, उसी के ऊपर वोट मांग रहे हैं ये लोग। तमाम पार्टियों बीजेपी तमाम के लोग पार्टियों अपने तमाम पार्टियों चेहरे के पे वोट घोषणा मांग पत्र रहे के हैं, ऊपर मोदी जी लोगों का अपने फूल चेहरे बना पे हुआ वोट है। मांग रहे हैं। इनका जो चुनाव निशान है वो फूल इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो संकल्प पत्र के ऊपर भी लगा रखा था, और ये कहा था इन्होंने कि हम ये रिपोर्ट लागू कर देंगे, तो क्यों नहीं की? और वो दूसरी पंजा बात, के वो पंजा दूसरी किसके बात, वो पंजा किस पे लगा हुआ है? सुन वो लीजिए, हाथ का थप्पड़ पंजा हमारे किस पे लगा हुआ संकल्प पत्र है? में नहीं लिखा हुआ था, दिखा देना। पंजा नहीं लगा दिखा हुआ, देना। थप्पड़ लगाने वाली एक जनता सेकंड छोड़िए दिखा इन देना। बातों को। अभी देखना रोजगार की बात हो रही है, जहां तक देखिए मुद्दों के बात देखिए, हो रही है। देखिए, आपके आएंगे, पास आपके बात पास है। आएंगे, देखिए, सर। मुद्दे की बात पे रोजगार की जहां बात हो रही है, ढींगरा तो साहब वो आपके पास ही रोजगार लौट जो रहे है, हैं। 10 ढींगरा साहब, करोड़ ढींगरा क्यों नहीं मिला? साहब, माफी के साथ एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, तमाम मेहमान बने हुए हैं। ढींगरा साहब अपनी बात को पूरा कीजिएगा। देखिए, मैं दूसरी मुद्दे पे आ रहा था कि 10 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था। आज बेरोजगारी की दर जो है वो 7.2 हो गई है। ये CMI का आंकड़ा जो है, मैं उसके ऊपर जिक्र आपको कर रहा हूं। दूसरी बात, स्वास्थ्य सेवाओं की ये बात कर रहे थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। ये बात कर रहे थे, इतने घोटाले हुए इस सरकार के अंदर, उसकी एक फेयरिस्ट है पूरी। राफेल के मामले में JPC का गठन करने के लिए हमने मांग की थी, ये भाग गए। आपको ये बात बताना चाहता हूं, जिस तरह से ये सरकार फेलियर हुई पूरे 5 साल, वोट किस मुंह से मांग रही है? दूसरी बात ये है कि आपने पेट्रोल और डीजल, ये मैं नहीं कह रहा, ये RTI का आंकड़ा कह रहा है, पेट्रोल और डीजल में आपने करीबन 150% की वृद्धि कर रखी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी सरकार की RTI का आंकड़ा कह रहा है। दूसरी बात आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो उसके ऊपर पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगा रखा है, हमारा ही देश 15 कंट्रियों को पेट्रोल जो है वो 34 रुपए में सप्लाई कर रहा है, और 29 देशों को डीजल जो है वो 37 रुपए में दे रहा है। तो हमारे देश में क्या दुख हुआ इनको कि हमारे देश में 70 और 80 रुपए मिलने लग रहा है वही पेट्रोल और डीजल। हम लोगों ने क्या कसूर किया मोदी जी का वोट देके कि इन्होंने हमारा रेट तो 70 रुपए कर दिया, और जो खुद हम इंडिया जो 15 देशों को पेट्रोल और 29 देशों को डीजल जो है वो 34 और 37 रुपए में दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी का खुद का आंकड़ा, RTI की इंफॉर्मेशन है, सनवारिया साहब, RTI की इंफॉर्मेशन है, मेरा आंकड़ा नहीं है। ठीक है ढींगरा साहब, पूछ लेते ये हैं। पूछना चाहता हूं हाँ, मैं इनसे कि हम लोगों ने क्या गलती करी? सनवारिया साहब, 150% टैक्स लगा के लूट रहे हो हमको। पता है क्या हो गया सर, अब तो है ना, मतलब हमें ये दोहराते हुए भी ऐसा लगता है कि लोग समझते ही है, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हो गया सर? ऐसा है महेंद्र जी, मैं मेरे साथी ढींगरा साहब जो कांग्रेस का प्रवक्ता हैं और जोर जोर से मुझे लिस्ट दे रहे थे घोटालों की, जो मैं देता था इनको करीबन 48 से 50 घोटाले। भाई दे दो ना, वो लिस्ट कहाँ है, आज दे दीजिए, आज डिस्कस कर लेना किस कौन कौन सा घोटाला। आपने सरकार को नहीं मुद्दों में नहीं आते कभी, मैं ये तो घोटाला घोटाला शुरू हो गए। इतने मुद्दे गिनाए, किसी के आए 5 साल में कोई काम हुआ इसके ऊपर? सर, पेट्रोल डीजल को सस्ता करने में क्या जाता था, लोगों को राहत मिल जाती। उधर से जब इतना सस्ता हो रहा है, क्रूड ऑयल के दाम इतने सस्ते हो गए हैं, लोगों को मिल जाता सस्ता, क्या दिक्कत थी? देखिए महेंद्र जी, मैं वो जो घोटालों की आप बात लिस्ट की पहले एक बार आएंगे सर, घोटालों पे भी आएंगे। हाँ नहीं, उन्होंने लिस्ट नहीं दी मुझे, सिर्फ राफेल नहीं सर, आप ये देंगे क्या मोदी जी के पास नहीं है, सरकार को नहीं पता है? कर लेते सर कार्रवाई, 5 साल थे, सबको जेल में ठोक देते, लोगों ने आपको
लोगों ने आपको मैंडेट ही वो इसलिए जा दिया था रहे हैं कि आप देखिए, इन पे कार्रवाई इन कीजिए। पे कार्रवाई हो रही है, धीरे कहाँ हो धीरे रही है जेल में सर? जाएंगे। कमाल है सर। अब पेट्रोल की बात है, पेट्रोल का एक डिसीजन कांग्रेस के राज्य में ही लिया गया था कि ये एक फ्री ट्रेडिंग होगी, और मेरे साथी कांग्रेस बुला रहे भाई साहब को वर्ल्ड नहीं, ये ट्रेड। चुनाव से पहले आप लोगों को पता नहीं था क्या? किसी ने बताया नहीं था कि ये तो फ्री होगा, सरकार के नियंत्रण से बाहर होगा? सबको पता था। तो फिर चुनाव में वादा क्यों किया था सर? नहीं, चुनाव में वादा यही क्या था कि देखिए जहां जहां हमारी कोशिश रही, अब पेट्रोल एक बार 90 रुपए तक पहुंचा था तो उस वक्त क्या किसने जीएसटी में उसमें कट दिया था? कांग्रेस में पंजाब ने तो ना कर दिया था। देखिए कुछ कंपल्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने खड़ी की है, इतनी बड़ी सड़कें जो अब 14 किलोमीटर पर डे, उसके लिए पैसा चाहिए। अब पेट्रोल बिल्कुल सर, ये सब वो गड़बड़ी लगता है, ये टोल सब जो गड़बड़ी लगता है टोल नेहरू जी ने लगता कर है दी। सर, वो तो पैसा वो कहाँ जाता है? वो ये पैसा सभी तो गड़बड़ी क्या- लगता है जो नेहरू जी ने गाड़ियां कर दी। खरीदते वक्त इतना सारा टैक्स लिया हाँ, तो जाता वो है, वो सब- का पेट्रोल डीजल में जो रोड के नाम पर टैक्स लगता है सर, वो किस तो चीज वो के सब लिए? हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी एक एक पैसे की है। कैसे लेकिन है? अब देखिए कैसे पता जो- चले सर? कौन नहीं, कोई है सरकार की जांच करने वाला है? कोई लोकायुक्त सरकार के ऊपर लोकपाल से एक कौन है? सब लोकपाल तो कर देखिए आएगा। आएगा? वो कब आएगा? ये- तो वो चुनावी काउंट नहीं मोड पे करता हम- उसको। कब आएगा? ये अच्छे दिन हो गए सर या अकाउंट लोकपाल का हो जो गया? अकाउंट का जो है हिसाब देने के लिए एक सीएजी होती है, और वो सबसे कहाँ है? सुप्रीम सीएजी है नहीं। किसी बताइए स्टेट में इनको, ये सीएजी पता टेबल नहीं कर CAG रही है। रिपोर्ट। CAG हरियाणा के के ऊपर अंदर एक अभी PSC विधानसभा होती हुआ, है। कोई सीएजी हमारे ने पास टेबल वो नहीं किया। गड़बड़ी नहीं। ये सीएजी को कांग्रेस का रोक लगा जमाना रखी है, था, किसने जहाँ रोक लगाई घपले है? टेबल होते नहीं थे, करना। लिस्टें होती थी घपले। संजय कर रहे हो आप? संजय जी, हमारे देश में दिक्कत ये है कि ठीक है, अगर हम लोग बीजेपी को तमाम सवालों को लेकर घेरें तो हमेशा ही ये होता है कि बीजेपी से सवाल पूछे जाए तो कांग्रेस के इतने सारे गुनाह हैं या घोटाले हैं उनको गिनवा दिया जाता है। क्या मतलब हम लोग मान के चले कि यही जवाब हो गया कि मेरा गुनाह है तो आपने मुझसे ज्यादा किए हुए हैं, और मैंने किए हैं तो आपने भी तो कर दिए हैं? मतलब ये जवाब हो गया क्या? मतलब जनता के सवाल इज इक्वल टू हो जाते हैं इनके नेताओं के सवाल के आपस में? वो है ही है। 10 साल बनाम 70 साल ये चल रहा है ना। 10 साल यूं कह रहा हूं कि 5 साल अटल जी सरकार में थे, 5 साल मोदी जी सरकार में थे, कुछ दिन अटल जी दूसरे के साथ उसमें थे, वो भी सब इसी में इंक्लूड हो जा रहा है। कमियां सबकी है। सबसे बड़ी कमी है नेहरू की कि उसने देश को आज़ाद होने के लिए, आज़ादी के लिए, या वो पहला प्रधानमंत्री बना क्या, उसके खानदान के लोग आगे क्यों बढ़ गए, सबसे बड़ा दोषी वो है। इन लोगों ने अपने पिछले घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने अभी सवाल उन सब चीज़ों जो मुख्य मुद्दे हैं मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा था गौ, गंगा और गीता, ट्रिपल जी। अब गीता पर भी हरियाणा के अंदर तमाम जगह कितना आयोजन हुए, कार्य हुए, कितने लोगों को रोजगार मिला, जितना पैसा उसमें किया गया उतने शिक्षकों को नौकरी में पता कर नहीं देते। सर, हमारे संस्कार कितने बढ़ गए, कि पता नहीं कितने मुझे संस्कार समझ बढ़ में गए। नहीं आया। तभी गीता तो से जूते क्या चल फर्क रहे पड़ा हैं, है? तभी तो अब हाँ, सांसद विधायक समझ को में जूते नहीं मार आया। रहा है। इतना गाली गलोच किसी भी टाइम पे नहीं हुआ होगा जी, जितना जी। स्तर लगातार गिरता और जा रहा गंगा है। की कितनी सफाई मतलब हुई हम नहीं लोग मालूम। गीता को और बदनाम कर रहे हैं। जी। उल्टा ये और हो रहा है कि ये लोग गीता पढ़ के ऐसा कर रहे हैं। गौएं लगातार मर रही हैं। और दूसरी चीज़ है, एक चीज़ और इनके मुद्दे में था, राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर का कोर्ट के नाम पे डाल के बाकी चीज़ें हट जाती हैं कि क्या नाम है कि वो तलाक प्रथा और तमाम धाराएं हटवा करके कार्य कर दिया जाता है, उनके रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन राम मंदिर के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला गया। अब उसका थोड़ा सा मुद्दा जनता ना करे, इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। अभी बर्मा की सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। तीसरी चीज़, अच्छी कई बात सारी है, वो चीज़ें तो हो रही हैं, हो वो गई, हो उससे रही क्या है। दिक्कत है? ठीक अच्छी है, हमारी बात है। आतंकवाद तो के लिए लड़ाई है, अच्छी बात है, हम उनके साथ खड़े हैं। उसके लिए चुनाव खत्म होने का इंतजार थोड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन ठीक है। महेंद्र जी, एक चीज और जोड़ूंगा कि धारा 370 और 35A को क्यों नहीं हटाने के लिए इन्होंने काम किया। नेहरू तो गलती कर गया, उसको हटाना चाहिए था, जनता को वो भी जवाब चाहिए। एक और चीज थी कि अभी घोटाले की बात हो रही थी, कल शाम को ही एक सांसद निधि का घोटाला आया है सामने, केंद्रीय मंत्री का। वो चीज को क्यों है, कल वो सीएजी ने ही दी है रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्टों को क्यों दबा दिया गया? सीएजी की पिछली रिपोर्टों को जो संसद में पेश हुई है, जहां भी पेश हुई, उसके पन्ने क्यों गायब कर दिए गए? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। हाँ, जब भी कोई मुद्दे उठेंगे और ये फंसने लगेंगे तो नेहरू को गाली देना शुरू कर देंगे, गांधी को गाली देना शुरू कर देंगे, पिछली सरकारों को कोसना शुरू कर देंगे, उससे मामले को उलझा दो, दूसरे को फंसा दो और फिर कह दो कि आप होमवर्क करके नहीं आए हो। मैं भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जाता हूं, इनके बड़े नेताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 सालों में रहा हूं। सीधे कहते हैं कि जब पत्रकार ने कोई अच्छी सवाल कर दिए या चुभते सवाल कर दिए तो कहे कि आप होमवर्क करके नहीं आए, पहले होमवर्क करके आइए, और वो करके आप तुरंत बता देंगे। जबकि बंदा होमवर्क करके आया है, उसको पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंसों से। बहुत सारे लोगों को दिया है, कई लोगों को नौकरियों से निकलवा देते हैं लोग, कई लोग भुगत भोगी हैं। कहाँ तक जाएगा? क्योंकि मीडिया को ये लोग दबा करके खरीदना चाहते हैं। मैं राय साहब को कमेंट तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी कि मैं
हालांकि ये कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, कोई बात इन्होंने नहीं। कहा कि देखिए ये मुद्दे भूल करके सर्जिकल स्ट्राइक करा दी। सर नेहरू पे क्यों जाते हो फिर आप? सर आप नेहरू पे क्यों जाते? आपने 370 क्यों नहीं लाए? 370 क्यों नहीं हटाया आपने? आपके वहां पे थे, क्यों नहीं वहां पत्थरबाजों को क्यों नहीं चुप किया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज राय साहब पत्थरबाज किसने छोड़े? आपकी सरकार ने छोड़े साहब। चलो आप उस पे हो गया मैं सर, नहीं बहुत कह ज्यादा हो मैं गया। मैं तो बात कर सर्जिकल स्ट्राइक में तो बीके साहब जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने कहा था इमरान खान और मोदी साहब, जी border ने politics छोड़ दो, मिलकर खत्म हो गई पुलवामा सर। करवाया था। border आज politics कैसे खत्म ये हो गई जो है। है उससे तो हम छोड़िए, तो हटना मैं ये चाहते हैं, कहना उससे चाह रहा हूँ कि हाँ, आज हम सर्जिकल स्ट्राइक के साथ अब राय साहब ने कैसे वो बात हो गया। हमने पिछली उसमें हमने कहा भी था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, किसी भी निर्णय पे खड़े हैं, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों को जो इन्होंने चुनाव में लेके गए थे उनको बुलाने के लिए चुनाव के वक्त ही ये काम किए हुए हैं। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है जी। ढिंगरा साहब लौटेंगे, छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सनवारिया साहब, आपसे सवाल ये है, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक क्विज चल रहा है कि आपका जो फेवरेट 500 जो स्मार्ट सिटीज बीजेपी सरकार ने बनाई है, उनमें से कौन सा आपका पसंदीदा शहर है? आपका भी है सर कोई पसंदीदा उन 500 स्मार्ट सिटीज में से? देखिए साहब, वो एक प्रोजेक्ट है जो हमारी सरकार ने सोचना तो शुरू किया कि कोई सिटी जो होती है स्मार्ट होनी चाहिए। आप देख रहे अब भाई मेरे सुन लो, 5 साल हो गए सर, सोच ही अरे रहे हो आप 5 अभी। साल 55 वर्सेस 55 महीने, 55 साल वर्सेस 55 महीने की हमने तो बात हो स्मार्ट रही सिटी, है। हमने तो तो सारे देखिए शहर स्मार्ट साफ सिटीज सुथरा के करने का पूरा ऊपर काम किया। बहुत तेजी से आपने काम कहा हो रहा था है। कि कौन सा 100 बना, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। नहीं, अभी वो कंप्लीट कहाँ देखिए, है? वो 4.5 साल में एक सवाल आध उस सर पे। देखो 500 आप लेके चले हैं, कोई एक आध तो बन ही गया होगा नहीं ना? नहीं, ऐसे तो ये कोई जब बनेंगे तो वो पूरे के पूरे बनते हैं। कोई ये नहीं कि पहले हम यहाँ कर रहे हैं पहले वहाँ करना कोई चाह रहे हैं। एक पे काम ये शुरू हुआ होगा। मतलब एक बार मैं चंडीगढ़ में आ जाइए। हम चंडीगढ़ में अब सर, चंडीगढ़ हम चंडीगढ़ में सर 5 साल में 5 साल में सर चंडीगढ़ से ही आ जाते हैं स्मार्ट सिटीज में, ये माना जाता है। तो चंडीगढ़ एक अच्छा शहर है, यहाँ से अच्छी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल शुरू 5 साल में क्या सुधार देखा सर आपने देखिए, चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ के 5 साल में जितना कुछ इस शहर की जो यातायात व्यवस्था है, क्या हुआ सर? जाम बढ़ गया सर, उसके ऊपर जितना जितने ब्रिज के प्लान, जितनी सैंक्शन हमने किए हैं, सर एक ब्रिज बताइए सर 5 साल में। अभी बना नहीं, 5 साल में बन नहीं सकता कौन सा पास कर महेंद्र दिया वो बता जी। दो। एक ब्रिज बनने कौन में सा अब ये पास कर दिया सर? आपके ट्रिब्यूनल वाला जो है, एक करोड़ सर 5 साल में काम तो शुरू कर देते बात सर। नहीं, अभी देखिए, पास काम तो भी शुरू नहीं हुआ। सरकार में और उसका प्रोजेक्ट बनता है, ट्रिब्यूनल वाला जो है वो हमारी बन रहा सरकार के है। टाइम और की चंडीगढ़ सबसे हमारे पहले सिर्फ स्मार्ट लास्ट सिटी से बात बनेगा। चली उसकी। मतलब पास तो वो भी नहीं हुआ। ये भी दिमाग में, मतलब ये भी सोच के यार दिमाग में तो है बंदों के, मतलब इस हिसाब से वोट दिया जाए। ये सोच तो रखा है, देखिए, कमाल। जनता- सोच तो सर हमने स्मार्ट ये रखा सांसद है। दिया बहुत- इन्होंने स्मार्ट सांसद सर, दिया बस। सोच तो हमने हमारे- ये रखा है हमारे कि सारे ही- हमारा देश दुनिया में सबसे आगे खड़ा होगा, जाएगा। विश्व गुरु होगा। यहाँ हो गया। चंडीगढ़ में नहीं रहता, इकोनॉमी मुंबई में में हम रहता लोग- हूँ। हाँ, इसीलिए तो अभी- स्मार्ट है। अभी देखिए, ढिंगरा साहब ने कुछ पूछा था कि इकोनॉमी में हम कहाँ पहुंचे। आप कह रहे हैं गुरु 5वीं इकोनॉमी हम बन गए हैं, ना बनने वाले हैं, बन गए हैं। आप ये बन बताइए, गए हैं। आप ये बताइए, इतने मुद्दे मैंने डिस्कस करे, आप बताइए एनसीआरबी के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? लिंचिंग हमारे देश में 5 साल में क्यों बढ़ी? इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए 7.2% बेरोजगारी की दर क्यों हुई है? आप ये बताइए ना। रुपया डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर क्यों हुआ है? क्या ये पैमाना नहीं है ये सर? जो आप कहीं पहुंच जाते हो। परपेक्स जो हैं वो नोटबंदी से जो नुकसान हुआ उसको मानते ही नहीं तो आप ये लोग। आज ये मुद्दा जो आप जो कहना चाह रहे हैं, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं इस वक्त टेलीविजन पे, जब हम आप बात करने आए थे पार्लियामेंट, ये 5 साल या 55 महीने कहाँ थे पार्लियामेंट में? क्यों नहीं पूछा सवाल वहां पे? कहाँ थे ये लोग? कहाँ जिस वक्त के हमारे पास 70% जनता हर हिंदुस्तान मुद्दे में पे हमारा डिस्कशन हुई राज्य है, है, हर इनके मुद्दे पे, विपक्ष का हर काम मुद्दे क्या था? पे लोकसभा के अंदर डिस्कशन हुई ना है। ना, लोकसभा में तो आप लोग आंखें मारी भाग जा क्यों रही जाते थी। हो उससे? लोकसभा में तो आप आंखें लोग- मारते थे आप आप लोग लोग। लोकसभा के में उठा के यहाँ पे देख मुझे लीजिए। बोलना पड़ेगा। ठीक है, मारते थे। अच्छा एक सेकंड संजय जी, ये मतलब देखिए आप कमाल की बात है ये, और ये ढिंगरा साहब नोट कीजिएगा, मतलब एक जनता तो ये मान के चल ही रही थी कि विपक्ष टाइप की कोई चीज है नहीं और देश में समाप्त हो रही है विपक्ष टाइप की चीज, मतलब खुद बीजेपी मान रही है।
आप लोग अपनी एग्जिस्टेंस देख लीजिए, आप लोगों ने कहीं कोई हाजिरी दर्ज करवाई है, कभी सड़कों के ऊपर उतरे हैं सर? आपने बीजेपी का रोल देखा था विपक्ष में किस तरह का था? वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से। हाँ, लोग इतबार करते तो क्या ना करते। असल में कहानी इनकी ये है, झूठ ही कैसे बोला जाता है। क्या झूठ आप बोल रहे थे? लोकसभा की प्रोसीडिंग निकलवाएं, विधानसभा की प्रोसीडिंग निकलवाएं, नहीं सर, उसमें क्या झूठ आपको बोल पता रहे थे चलेगा। सर? सुनिए, ये बीजेपी के लोग जो हैं, इनको सिर्फ दूसरे के ऊपर उंगली करना आता है। ये प्रोसीडिंग्स निकलवाएं, कितने मुद्दों पे डिस्कशन हुई, बीजेपी को कितनी बार चिताया गया लोकसभा और विधानसभा के अंदर, एक भी मुद्दे पे काम नहीं किया। ये लोग व्यस्त थे हरियाणा के अंदर, जो जितने बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट करने के बीच में ये 5 साल व्यस्त रहे, पैसा पानी की तरह बहाया गया। आप एक आध बता देता हूं मैं, आप एक आध प्रोटेस्ट मैनेज कर लेते सर। मैं बता देता इन्होंने हूं, किया था प्रोटेस्ट हमने महेंद्र कई जी, मैनेज इन्होंने किए। नॉन कॉन्फिडेंस हमने लेके आए विधानसभा थे। के ये बाहर नॉन कॉन्फिडेंस अलग लेके से आए थे। विधानसभा लगा के और नहीं बताई। मिटा साहब नॉन इतने कॉन्फिडेंस सारे का क्या प्रोटेस्ट हुआ, किए, अब फिर इतनी लेके आइए सारी 2023 ऊपर में नॉन बात की। कॉन्फिडेंस। हरियाणा के अंदर हमने ढींगरा एक- साहब 2023 में एक फिर सेकंड लेके सुन आना लीजिए। नॉन कॉन्फिडेंस, हम हरियाणा के इंतजार अंदर करेंगे हमने आपका। एक रथ यात्रा पूरी स्टेट के अंदर तो ढींगरा चलाई, साहब आप जिसमें नॉन हमने कॉन्फिडेंस लोगों लेके से आइए। सवाल पूछे मैं बार बार कह रहा और हूं, उनको 2023 में चिताया लेके आइए। कि 5 साल इन्होंने किस तरह से हरियाणा के बर्बाद वो- किए। सर, वो 3 जो- बार ये जो- हरियाणा ये जला, जो- 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुआ। ये एक जो भी काम इन राजनीतिक लोगों ने यात्राएं नहीं होती है किया। ना सर, सभी ये जो मुद्दों पे राजनीतिक गौन यात्राएं हुए। होती हैं, ये लोगों के बीच में नहीं गुजरती सर। ये जो आपके राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं ना सर, उनसे मुखातिब होते हैं आप लोग। बिल्कुल। आप लोग मतलब आपने जिक्र किया पेट्रोल डीजल के दामों का, कितनी बार सड़कों पे उतरे सर? मैंने आपको आप यही बता, बार बार बेरोजगारी का कहा। आपने इतनी बार जिक्र कर दिया, बताइए ना आप लोगों का कोई प्रोटेस्ट? कब राहुल गांधी को पसीना आया देखा आपने? कब आपने सड़कों के ऊपर देखा? सेंसिटिव ही नहीं है ये पार्टी। नोटबंदी का आपने जिक्र किया सर, महेंद्र जी, नोटबंदी के खिलाफ आप लोग कब सड़कों के ऊपर उतरे? सुन लीजिए महेंद्र जी, हमने कई रोड शो किए, राहुल गांधी ने भी कई रोड शो किए, हरियाणा के अंदर हमने रथ यात्रा की। सुन लीजिए, हम हर डिस्ट्रिक्ट के राजनीतिक अंदर गए कार्यक्रम हैं। चलता, आप लोगों ने हुड्डा रैलियां भी साहब, बहुत की एक हैं। सेकंड सुन लीजिए ना महेंद्र जी, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। हमने एक रथ यात्रा निकाली, पूरी डिस्ट्रिक्टों में गई, हमने लोगों के साथ, मैं भी उस रथ यात्रा के साथ था, पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए और 5-5 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन एक एक डिस्ट्रिक्ट में रथ यात्रा के थ्रू एक एक पब्लिक को कनेक्ट किया और सभी से हमने इन मुद्दों के ऊपर डिस्कस किया। 154 वायदे थे बीजेपी सरकार के हरियाणा के अंदर। क्या हुआ फिर? कारपोरेशन में 5 के 5 कारपोरेशन हरियाणा में बीजेपी के पास आए। जींद में क्या हुआ आप लोगों का? वो जो सिटिंग एमएलए उठ करके भागा। पूरे हुए हैं, हम जनता के बीच में आपके चैनल के माध्यम से भी बात कर रहे हैं, लोगों के चैनल से भी माध्यम से बात करते हैं और डायरेक्ट कनेक्ट भी करते हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो जनता जवाब देगी। अभी इलेक्शन 2019 शुरू हुआ है, जिसकी बड़ी बड़ी बात आप कर रहे हो, इसका जवाब मिल जाएगा। संजय जी, मुद्दों के ऊपर तो थोड़ा बहुत है ना, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है मामला, हमें खुद भी लगता है कि अगर हम लोगों ने इसके ऊपर बहस शुरू कर ली है तो इसका कहीं कोई अंत हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो एक सवाल खड़ा हो जाता है, जहां पे जाके ये रेखा खत्म हो जाती है, आपको चुनना है एक को। आप राहुल गांधी को चुनेंगे या मोदी को चुनेंगे? मोदी को चुनेंगे या किसी और को चुनेंगे? जब ये तुलना, ये सवाल लोगों के जहन में आता है तो किसको कहां खड़ा पाते हैं? देखिए, सभी केवल जनता की भावनाओं से दूर हैं, दोनों ही दूर हैं। भाषण करते करते कौन कहां गलती कर रहा है, उस गलती को पकड़ो, उसको प्रचारित करो। आज ये मुद्दा रह गया, उसको प्रचारित करके जनता के मन को बदलो कि इस बंदे के अंदर ये कमी है। उसके बाद फिर वोट पे जाएगा। वोट तो किस पे पड़ता है? जातिगत वोट पड़ता है कि किस जाति का उम्मीदवार है, किस धर्म का उम्मीदवार है, कौन कहाँ पे कितने वोट बैंक में है तेजी। वोट बैंक वहाँ से पड़ते हैं। जनता की समस्याओं में मेरे किस काम आता, जनता वहाँ ये देखती है। ये सब चीज़ें भूल के, राष्ट्रीय मुद्दे भूल के, इनके कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी कभी भी किसी घोषणा पत्र को नहीं पढ़ता। ये सच्चाई है। और तब आता है जब अगला चुनाव आता है, घोषणा पत्र का मुद्दा तब नेता जब चेहरे होते हैं, चेहरे की तुलना में कौन कहां खड़ा, किसको कहां खड़ा देखते हैं? चेहरे पे देखिए, ये चुनाव कुछ अलग सा चुनाव होगा
और इस चुनाव के अंदर अभी बहुत से बदलाव 2-4 दिन के अंदर में और आने वाले हैं। जैसे जैसे प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी उस तरीके से ये चेहरे क्लियर खुलते चले जाएंगे कि कौन सत्ता में आ रहा है। छोटी सी टिप्पणी, और मैं एक बात पूरी कर लूं, बात पूरी कर लूं। नेता राहुल गांधी को मोदी की टक्कर में कहां खड़ा देखते हैं? मैं एक बात पूरी कर लूं, फिर ढींगरा साहब जल्दी बताइएगा। जी, मैं इसमें एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अभी दल बदल बहुत होंगे और तमाम दल बदल के बाद जो एक लिस्ट निकल के आएगी वो चुनाव में जाएगी और उसके बाद वोटिंग्स पे आएगा मामला। जी ढींगरा साहब जल्दी। देखिए, हमारी जो पार्टी है वो पूरे देश के अंदर काम कर रही है। आपको ये बताऊं, प्रियंका गांधी जी यूपी के अंदर काम कर रही हैं, राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर जा रहे हैं और हमारे जो सारे स्टार प्रचारक और पूरे बड़े बड़े नेता सभी इलाकों में जा रहे हैं और सभी को ये चीज बताई जा रही है कि भाजपा ने 5 साल के अंदर कितने मामलों में फेल हुए। जैसी मैंने फेयर लिस्ट आपके सामने अभी चैनल पे भी गिनाई, ये सारे मामले जितनी बातें इन्होंने की थी और मोदी जी का घोषणा पत्र था, आप इनके 5 साल का फेल्योर गिनवा रहे हैं, ये आपके 50 का गिनवा रहे हैं। 55 साल के एक संकल्प पत्र इन्होंने 5 साल के लिए जारी किया था और जिस तरह से हाथ में पानी लेके जल लेके इन्होंने ये कहा था कि हम इस संकल्प पत्र को 5 साल के अंदर पूरा करेंगे, वो संकल्प पत्र में ये सारे मामलों में फेल हुए। चाहे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, सारी बातें देखिए कुछ जो पॉलिटिकल सर्वेस हम जो देखते हैं, जो कुछ पॉलिटिकल सर्वे सामने आते हैं, उनमें एक मोटा मोटा अंतर ये देखा जाता है कि राहुल गांधी के ऊपर नरेंद्र मोदी ज्यादा भारी पड़ते हैं। लेकिन उसी में एक चीज ये भी आई है पिछले दिनों कि दक्षिण भारत में राहुल गांधी कई जगहों पे नरेंद्र मोदी से आगे हैं। महेंद्र जी, इससे पहले कि मैं ये कहूं कि राहुल जी के फेल होने के बाद ये प्रियंका जी को लेके आए, इनका अपना मामला लेकर के आए इलेक्शन। अब सुनिए मैं नहीं बोल रहा था, अब सुन के रखिए देखिए ढींगरा साहब चुप रहिए आप चुप कराइए। इनके पास कौन सा पैमाना फेल पास का, ये खुद ही फेल पास कर रहे हैं। मैं जो मुद्दे पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं देते। अरे जवाब मैंने आपको पूछा महंगाई क्यों हो रही है, जवाब एक पैमाना ये भी हो सकता है सर, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। जवाब सुनिए सर, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं सर, एक पैमाना ये भी है। अभी देखिए सनवारी साहब जल्दी से, अगर ढींगरा जी सिर्फ 30 सेकंड मुझे जल्दी बाद में चीखते नहीं। देखिए महेंद्र जी और ढींगरा साहब, विपक्ष का काम है मेरी विफलताओं को उजागर करना और सरकार का काम है विपक्ष की विफलताओं को उजागर करना। और वो जो है पार्लियामेंट इज द बेस्ट थिंग। पार्लियामेंट में आंख मार के गले मत पड़िए। आप 2018 में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे, नेहरू को क्या दोषी हुआ करिए। उसका? अब मैं कह रहा हूँ 2023 में फिर नॉन कॉन्फिडेंस भी आइए। अब जो सर्वे की बात कर रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी का पॉपुलरिटी 55% है और राहुल जी का नाम हम नहीं कह रहे यार, और वो जो राहुल गांधी जी की जो पॉपुलरिटी है वो 22 से 24%। आप लोग झूठे आंकड़े मत ये बात है, जनता ने मन बना लिया है। 90 करोड़ लोगों ने वो भी चौकीदार है, उन्होंने किया और हम 350+ सीट से गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस गर्मा गर्म चर्चा में शामिल होने के लिए। आज थोड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि अब थोड़ा सिनेरियो बदल गया है कि अब कुछ और मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होने लगी है। शायद वोटिंग आते आते लोगों के जहन में मुद्दे हों और उन्हीं मुद्दों के आधार पर आंकलन हो, चुनाव हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। बिगुल 2019 में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।